हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी 80 यानी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन अपील के पूरे प्रोसेस को, जिसमें शुरू से लेकर फाइनल सबमिशन तक बताने वाला हूं। मैंने खुद से ये अपील फाइल की है और फाइलिंग के दौरान जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई है उनके सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें जीएसटी 80 पर अपील फाइल करने के पूरे प्रोसेस को डिटेल में बताया है, जिसकी वजह से इसको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो बना दी है, जिससे आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। और इन फ्यूचर आपको किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होगी। आज के इस सेशन में टोटल 9 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, सो रिक्वेस्ट है आप इसको अच्छे से पॉइंट वाइज लास्ट तक देखिए। मैं 100% एश्योरिटी दे सकता हूं, अगर आपने इसे बिना स्किप किए अच्छे से पूरा देख लिया तो आप खुद से ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 9 टॉपिक्स कौन कौन से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उनको हम समझते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट हम कवर करेंगे, जीएसटी 80 क्या है, क्या इसमें अपील फाइल करना जरूरी है, और अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो क्या होगा। सेकंड नंबर पॉइंट में हम कवर करेंगे जीएसटी 80 में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और आपको कौन से एआरएन या फिर नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल करना है और कैसे इसका डेटा ऑटो पॉपुलेट हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में हम कवर करेंगे केस डिटेल्स, फॉर्म को किस तरीके से फिल करते हैं, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील, ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस, प्रेयर इंक्लूड होती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां ट्रिब्यूनल अंत में यही पढ़कर तय करता है कि आप उससे क्या रिलीफ मांग रहे हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल पर्सन है, और अगर अपील आप किसी सीए, सीएस, एडवोकेट या फिर सीएमए से फाइल करा रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को हम समझेंगे। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कितनी प्री डिपॉजिट देनी होती है और उसे लायबिलिटी के सामने कैसे सेट ऑफ करते हैं, और अगर आपको कुछ एग्जम्पशन मिली है तो उसको कहां पर शो करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जिसके बिना आप ये फाइलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। कौन से फॉर्मेट में फाइल अपलोड होगी और उनका फाइल साइज क्या होगा, और किस तरह आप यहाँ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइलिंग की क्या चेकलिस्ट होती है, क्या इसे फिल करना जरूरी है, और आप चेकलिस्ट को प्रॉपर फिल नहीं करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट पर हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कोर्ट फीस क्या होती है और ये कितनी हो सकती है, इसे पे करना जरूरी होता है, और अगर कोर्ट फीस में 0 रुपए पे करने आ रहा है तो हमें क्या करना होगा। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं, लास्ट में हम अपील के पूरे ड्राफ्ट का फाइनल प्रीव्यू और किस तरीके से अपील का फाइनल सबमिशन करेंगे उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पॉइंट पे आते हैं, जीएसटी 80 क्या है, क्या इसमें अपील फाइल करना जरूरी है, और अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीएसटी 80 क्या होता है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक दूसरा अपील का मंच है, यानी यहाँ पर आप सेकंड अपील अथॉरिटी से मिलते हैं। अगर आपकी फर्स्ट अपील सेक्शन 107 का फैसला आपके फेवर में नहीं आता है तो उसके बाद भी आप जीएसटी 80 में अपील फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 112। अब हम इसके पूरे फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले आपको डीआरसी 07 इश्यू होता है, उसके बाद आप फर्स्ट अपील
सेक्शन 107 करते हैं। उसके बाद आपको अपील का ऑर्डर एपीएल 04 में रिसीव होता है। अगर एपीएल 04 आपके फेवर में नहीं आता है या फिर आप ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप जीएसटी 80 में सेक्शन 112 के अंतर्गत आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपका ऑर्डर आपके फेवर में नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट एंड उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। जीएसटी 80 क्या है और इसका क्या प्रोसेस है उसको हमने यहाँ पर समझा है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी 80 में अपील करना जरूरी है। अगर आप अपील के ऑर्डर को मान लेते हैं और लाइबिलिटी पे कर देते हैं तो इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि ऑर्डर गलत है या फिर आपके फेवर में नहीं आया है और आप उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको निर्धारित समय पर अपील फाइल करना होगा। और अगर ऑर्डर के बाद भी मैं ये अपील नहीं करता हूं तो क्या हो सकता है? एपीएल 04 जो ऑर्डर आया वही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो डिपार्टमेंट उसी के आधार पर रिकवरी शुरू कर देगा। बैंक अटैचमेंट कर सकता है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर सकती है, डिपार्टमेंट रिकवरी नोटिस इशू करके रिकवरी के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जहां पर हमने ये समझा कि जीएसटी 80 क्या होता है, क्या इसमें अपील फाइल करना जरूरी है और अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो इससे क्या हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट और इनके सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं। एकदम बेसिक लैंग्वेज में हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप ट्रिब्यूनल में अपील तो फाइल कर देंगे बट आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूनल है क्या, यहाँ पर अपील क्यों फाइल करनी होती है और अगर मैं अपील फाइल नहीं कर पाया तो उसका क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, इस वीडियो में हम बात करते हैं जीएसटी 80 में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और आपको कौन से एआरएन या फिर नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल करना होता है और इसका डेटा कैसे ऑटो पॉपुलेट होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी 80 वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आपको डायरेक्टली गूगल पे लिख देना है जीएसटी 80 लॉगिन। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वेबसाइट gst80.gov.in, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 112 CGST एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई 2026। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रिब्यूनल ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि साइट में बहुत सारी टेक्निकल एरर आ रही थी। बहुत बार जब भी आप साइट को लॉगिन करते थे गेटवे टाइम आउट ऐसी एरर आती थी। उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन को 30 जून से एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2026 कर दी थी। तो अगर अभी तक आपने अपनी अपील फाइल नहीं करी है तो आप 31 जुलाई के पहले आप अपील को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप जीएसटी 80 की जो वेबसाइट है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कॉज लिस्ट, कॉज स्टेटस, नोटिस, जजमेंट्स एंड यहाँ पे जो अबाउट है उनका वो भी यहाँ पर पूरा उन्होंने ब्रीफ किया है कि जीएसटी 80 हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 109 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। यहाँ पे उनका पूरा ब्रीफ दिया है। आप यहाँ पे स्टैटिक्स देख सकते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड यूजर कितने हैं, एडवोकेट कितने रजिस्टर्ड है, अभी तक टोटल ई फाइल अपील कितनी हो चुकी है और टोटल ई फाइल एप्लीकेशंस कितनी है और टोटल ई फाइल अपील्स करंट मंथ यानी ये मंथ में कितनी ई फाइल्ड हुई है और टोटल ई फाइल एप्लीकेशन करंट मंथ की कितनी है। तो आप यहाँ पर ये सब चीज देख सकते हैं कौन से में कितना डेटा फाइल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ फैसिलिटीज दी है कि आप कैश ट्रैकिंग कर सकते हैं, सीआईएस मॉड्यूल नोटिफिकेशन, कुछ आपको हेल्प और सपोर्ट चाहिए, यूजर गाइड एंड फैक्ट्स, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। और इन्होंने कुछ नीचे वीडियोस के सैंपल रखे हैं कि जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, अपील फाइलिंग, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स और रीफाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं उनकी कुछ सैंपल वीडियोस यहाँ पे दी है। आप उनको देखकर भी इस अपील के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इन्होंने कुछ लिंक्स दिए हैं
जो आपको जरूरत हो वो लिंक्स पे आप जाके ब्रीफ देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि जीएसटी 80 में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और आप कौन से नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहे हैं। उसके लिए आपको जीएसटी 80 पोर्टल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन, अगर आपने पहले से यूजर क्रिएट कर लिया है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करके इसको प्रोसेस कर लेना है। अदरवाइज आपको रजिस्टर के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस पूछेंगे। चूज यूजर टाइप, कि आप जो रजिस्टर कर रहे हैं वो एज ए टैक्स पेयर है, टैक्स ऑफिशियल है, टेम्प्ट आईडी है, टीडीएस डिडक्टर है, या फिर ऑथोराइज या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो अभी हम जो आपके क्लाइंट है उनकी हम अपील फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एज ए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अगर आप सीए या एडवोकेट है या फिर आप क्लाइंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है उसको हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रजिस्टर एज ए टैक्स पेयर के ऊपर टिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, आपको अपने क्लाइंट की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है, जैसे उनका जीएसटी नंबर, और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। और यहाँ पे आपका सारा डेटा फैच हो जाएगा। अगर आपने जीएसटी पोर्टल पर सही इंफॉर्मेशन डाली है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑटो फैच हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा डालकर फैच डेटा के ऊपर टिक करेंगे, ये पोर्टल जीएसटी पोर्टल से सारा डेटा ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर कंपनी का नाम, उनकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन, कि कौन ऑथोराइज पर्सन है जो आपके बिहाफ पर अपील फाइल कर रहा है। यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर टिक करते हैं, आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर डालकर आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप ओटीपी से अपने डेटा को वेरीफाई करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद जीएसटी 80 वेबसाइट से आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। आपको इसी यूजर आईडी और पासवर्ड को रीसेट कर कर नया पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है और आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये समझा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने नोटिस के अगेंस्ट किस तरीके से आप अपनी अपील के फाइलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेल पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आया था, उसको आप लॉगिन के ऊपर टिक कर कर आईडी और पासवर्ड को फिल कर देंगे और लॉगिन के ऊपर आप टिक करेंगे, तो आपको कुछ डैशबोर्ड इस तरह दिखेगा। यहाँ पर आप होम के ऊपर टिक कर सकते हैं। आपको अगर चेंज पासवर्ड करना है तो आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और आप इस पोर्टल से लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। आप यहाँ पर सीधा सा कंटिन्यू के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आपके सामने आएगा जिसको आपको क्लिक टू एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपील फाइल करने के लिए सबसे पहले अपीलेट सेंटर, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है फाइलिंग, सेकंड नंबर आता है कि अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आता है रीफाइलिंग और ऐड एडवोकेट। आप अगर पहली बार अपील फाइल कर रहे हैं तो आपको फाइलिंग टैब के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपसे फाइलिंग के बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे या फिर आप अपील को रीफाइलिंग करना चाहते हैं तो आप इन टैब्स को यूज कर सकते हैं। हम फर्स्ट अपील फाइल कर रहे हैं, इसके लिए आपको फाइलिंग टैब के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अपील फाइलिंग, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप अपील फाइलिंग टैब के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर अपील के फाइलिंग के प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमने बताया था कि आप एआरएन या फिर नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। जैसे ही आप फाइलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होंगे, ARN/CRN अवेलेबल और ARN/CRN नॉट अवेलेबल। अगर आपने फर्स्ट अपील पोर्टल से ऑनलाइन किया था
तो आपके पास APL02 का ARN नंबर होगा, तो आपको ARN/CRN अवेलेबल के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपके पास ARN2 या फिर कोई ऐसा ARN नंबर नहीं है या फिर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप नॉट अवेलेबल के ऊपर आपको टिक कर देना है। हमने जो फर्स्ट अपील थी वो ऑनलाइन फाइल करी थी, हमारे पास उसका APL02 पड़ा है, हमने उसका ARN नंबर यहाँ पर यूज किया है, तो हम ARN/CRN अवेलेबल के ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा जिसको आपको कंफर्म कर देना है। ये ARN नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको APL02 डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ARN नंबर यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा है। इस ARN नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट करके आपको सबमिट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप अगर सबमिट करेंगे, आप कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करना चाहते हैं, वो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको उसी ऑर्डर लिस्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑर्डर लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपकी ऑर्डर की कितनी लायबिलिटी थी, उस पर कितना इंटरेस्ट था, उस पर कितनी पेनल्टी थी और ऑर्डर में क्या पॉइंट की वजह से आपका डिस्प्यूट हुआ था, वो सब चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस वीडियो में हमने समझाया कि GST 80 पर आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ले सकते हैं और आप यहाँ पर सही ऑर्डर को सेलेक्ट कर आप अपने अपील के प्रोसेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम थर्ड नंबर पॉइंट पर आते हैं, जिसमें हम समझेंगे केस डिटेल्स के फॉर्म को किस तरीके से फिल करते हैं, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील्स, ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस और प्रेयर्स इंक्लूड होती है, जहां पर अपीलेट की भी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहां पर ट्रिब्यूनल यही पढ़कर डिसीजन लेता है कि आपने उनसे क्या रिलीफ मांगी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ऑर्डर लिस्ट आपको शो हो रही है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपकी ऑर्डर की डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी कि आपको APL04 कौन सी कंपनी का है, उनके ऑफिसर कौन है और ये कब आपको इश्यू हुआ था, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, वो सब चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही ऑर्डर के अगेंस्ट में मुझे अपील फाइल करना है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाहर आकर ARN नॉट अवेलेबल के ऊपर आप टिक कर सकते हैं और मैनुअली आप अपने ऑर्डर को टाइप कर कर डिटेल्स को सर्च कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पर अटैच हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इस PDF के ऊपर टिक कर देना है, तो PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें APL04, उसका डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, कौन से कमिश्नर ने आपको APL04 इश्यू किया है, उसमें कितनी टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी शो हुई है, इसको आप कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स है जिसको आपको फिल करनी होगी। आपने कौन से एक्ट के तहत आपने अपील करनी है, उसकी क्या सेक्शन है, केस का टाइप आपका क्या है और आपकी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन से स्टेट या फिर जोन से बिलोंग करती है, उन डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर CGST और SGST की लायबिलिटी को दिखाता है, तो आपको यहाँ पर CGST एंड SGST को सेलेक्ट कर लेना है और आप कौन से सेक्शन, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अपील आप सेक्शन 112 के अंतर्गत कर सकते हैं जो GST 80 में फाइल होती है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर और भी एक्ट के अंदर आपको टैक्स डिमांड शो हो रही है, जैसे IGST, सेस, तो आप इनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर के ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। केस टाइप में आपको अपील सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप अपील फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है कि डज द अपील या फिर एप्लीकेशन इन्वॉल्व एनी इश्यू ओवर विच ओनली द प्रिंसिपल बेंच हैज ज्यूरिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्या आपकी अपील में ऐसा कोई भी मुद्दा है जो GST 80 की प्रिंसिपल बेंच ही सुन सकती है? अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे जुरिडिक्शन पूछता है कि आपकी एप्लीकेशन जो ऑर्डर आपको इश्यू हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया है या फिर सेंटर वालों ने इश्यू किया है। तो यहाँ पर आप नोटिस में देख सकते हैं, आपका ऑर्डर अगर स्टेट ऑफिसर ने पास किया है तो यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्टेट या फिर जोन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ पर आप अपनी अपील को फाइल कर रहे हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है, हैज द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन बीन पास्ड बाय ए कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर आपका ओरिजिनल ऑर्डर किसी कॉमन एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को नो कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि अपीलेट अथॉरिटी हु हैज पास द ऑर्डर। तो यहाँ पर आप नोटिस में देखेंगे जो APL 04 जो आपके ऑफिसर ने इश्यू किया है उनका नाम है आशीष कुमार राजीव भाई रॉय, डिप्टी कमिश्नर, घटक 10, और इनकी जो रेंज है वो 3rd है। तो यहाँ से हमको उन डिप्टी कमिश्नर की रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेरेंटेज। ये फिगर मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं किया है। आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से संबंधित हायरार्की को बतानी होती है या फिर पोर्टल स्पेशल केस में पेरेंट ऑफिसर का नाम पूछ सकता है। तो उसकी डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस टैब को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे तब आपके सामने केस डिटेल्स का फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो मेक श्योर है कि आप जो भी डिटेल फिल करें, नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, आप अपनी डिटेल्स को साथ साथ में सेव भी करते रहिए, क्योंकि बहुत बार साइट में टेक्निकल एरर आती रहती है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपने जो एप्लीकेशन के प्रोसेस को फिल किया है वो सेव नहीं करने पर चली जा सकती है। तो मेक श्योर है कि आप हर डेटा को सेव करते रहिए। उसके बाद हम इस मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये अपील के प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील बतानी होती है, आपको ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस डिस्क्लोज करना होता है, आपको यहाँ पर प्रेयर करनी होती है, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर अपने केस को रजिस्टर कर रहे हैं, आपकी केस की समरी क्या है, उन सब डिटेल्स को आपको यहाँ पे शो करना होता है। ये फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप जो जो डिटेल्स डालेंगे उसी के आधार पर ट्रिब्यूनल ये डिसीजन लेगा कि आप उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर है कि ये डिटेल्स आप एकदम प्रॉपर फिल करें। यहाँ पर आपका एक रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आएगा ग्राउंड्स ऑफ अपील इन ब्रीफ। यहाँ पर आपको 2000 कैरेक्टर के अंदर आपको इसका रिप्लाई ऐड करना है। आप कोई वर्ड फाइल में अपना रिप्लाई तैयार कर यहाँ पर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को साथ साथ में सेव करते रहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है ग्राउंड्स ऑफ अपील। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका जो ऑर्डर है, जो DRC 07 इश्यू हुआ उसके बाद आपने फर्स्ट अपील भी कर दी है, तो वो क्यों गलत है या फिर आप उस ऑर्डर को क्यों चैलेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको उस अपील का ग्राउंड्स यहाँ पे आपको शो करना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आता है ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस। आपका जो केस है उसका पूरा डिस्प्यूट क्या है, फैक्ट्स क्या है और डिपार्टमेंट ने क्या किया और आप क्या कह रहे हैं, वो पूरे आप अपने इश्यू को यहाँ पर ब्रीफ कर सकते हैं। इसकी भी जो लिमिट्स है वो 2000 कैरेक्टर्स ही है। तो मेक श्योर है कि आप अपने इश्यू को पूरा ब्रीफ यहाँ पर कर सकते हैं। ऑर्डर में क्या डिस्प्यूट है, उसके क्या फैक्ट्स है, डिपार्टमेंट ने क्यों ऑर्डर इश्यू कर दिया, आपने क्या उनके सामने रिप्लाई दिया, उन्होंने नहीं माना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और नोटिस या ऑर्डर के सामने आप क्या कह रहे थे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर ब्रीफ करनी है। उसके बाद आता है प्रेयर। यहाँ पर आपको ट्रिब्यूनल से प्रेयर करनी है कि आप उनसे क्या चाहते हैं,
आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बता दी, आपने ब्रीफ इश्यू कर दिया है। अब आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो प्रेयर में आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। इसकी भी जो लिमिट है वो 2000 कैरेक्टर्स तक ही है। तो आप सेम इसको भी आप वर्ड की फाइल में कहीं प्रेयर टाइप कर कर यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ अपील, ब्रीफ इश्यू और प्रेयर हमने सब चीज यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ केस। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, जिसमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको जो नोटिस आया था या फिर आपका जो ऑर्डर इश्यू हुआ है उनमें क्या मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड थे। जैसे आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली, या फिर आपने आईटीसी के रिवर्सल को नहीं दिखाया, या फिर आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स किया है। इन सारी कैटेगरीज में से आपको अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके ऑर्डर में दो या अलग अलग कैटेगरीज है तो आप यहाँ पर ऐड मोर कैटेगरीज के ऊपर आप टिक करके और भी कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा एक्सेस आईटीसी का ऑर्डर था, तो हमने यहाँ से एक्सेस आईटीसी के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। एक्सेस आईटीसी अवेल्ड अंडर सेक्शन 73। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट जीएसटी सेक्शन पूछेगा कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, अब वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे CGST सेक्शन 73 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसको आपको सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअल्स। अगर आप एक्सेस आईटीसी को चैलेंज कर रहे हैं तो ओनली टैक्स अमाउंट यहाँ पर आएगा। अदरवाइज आप इंटरेस्ट और पेनल्टी को भी चैलेंज कर रहे हैं तो पूरी अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप नोटिस में देख सकते हैं कि मेरा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो टैक्स का है वो 561,153 है। उसके बाद इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलाकर टोटल अमाउंट 11 लाख के करीब हो जाता है। बट मुझे यहाँ पर केवल जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पर मुझे पुट करनी है, क्योंकि जो मेरा इन्वॉल्व अमाउंट है वो मेरा केवल बेसिक जो डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट है वही है। क्योंकि अगर आपने टैक्स के अमाउंट को चैलेंज किया है, क्योंकि अगर अपील आपके फेवर में आ जाती है तो जो टैक्स आपका डिस्प्यूटेड है वो अगर नील हो जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी नील हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो अमाउंट इन्वॉल्व जो हम चैलेंज कर रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है, जो बेसिक टैक्स अमाउंट आपकी है। अब यहाँ पे जो सेलेक्ट जीएसटी रूल आता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेक्शन अंडर सेक्शन 73 को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो जीएसटी का रूल है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो DRC 07 आपको इश्यू हुआ था अंडर सेक्शन 73 एंड रूल 142, तो इसी को बेस बनाकर आप यहाँ पे अपने रूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है केस समरी। ये यहाँ पे आपसे केस समरी के बारे में पूछ रहा है। आपका जो केस है उसका बेसिक समरी आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना है कि इश्यू रिलेटेड टू, आपका जो इश्यू है वो किन चीजों से रिलेट करता है। शॉर्ट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ पेनल्टी, लेवी ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस, और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। अगर आपका एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड है या फिर आपने आईटीसी रिवर्सल नहीं करी है तो वो भी एक तरह का शॉर्ट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है। तो यहाँ पे आपको जो इश्यू है उसमें आपको ये कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि एज पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब जिस ऑफिसर ने आपका DRC 07 इश्यू किया उन्होंने क्या रीजन दिया उसमें, उसका आपको यहाँ पे ब्रीफ देना है। यहाँ पे भी लिमिट 2000 कैरेक्टर्स तक है। आप कहीं पे भी वर्ड की फाइल में टाइप कर कर आप यहाँ पे डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एज डिटरमाइंड बाय अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपील वाले ऑफिसर ने क्या फैसला सुनाया है उसको आपको यहाँ पे ब्रीफ करना है। उसके बाद आता है एज पर स्टैंड ऑफ अपीलेंट बिफोर ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के सामने आपकी क्या पोजीशन है, यानी अब आप क्या कहना चाहेंगे, उस चीज को आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद एज डिक्लेयर्ड या फिर क्लेम्ड बाय प्रेजेंट अपीलेंट, आप ट्रिब्यूनल से आखिर क्या चाहते हैं। तो ये आपकी केस समरी थी कि आपका जो इश्यू था वो किस
चीज से रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफिसर जो आपको DRC 07 इश्यू करता है, उन्होंने किस बेस पे आपको DRC 07 इश्यू किया है। उसके बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने क्या ऑर्डर इश्यू किया है। उसके बाद अब आप ट्रिब्यूनल में क्यों जाना चाहते हैं, आप क्यों आए हैं, उसको आपको ब्रीफ करना है। और आप ट्रिब्यूनल से क्या मांग रखते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे दिखानी है। तो ये 4 पॉइंट आपके केस समरी में आ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है अबाउट अपीलेंट, यानी जिन क्लाइंट की आप अपील फाइल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आप जिन क्लाइंट का अपील फाइल कर रहे हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, अगर वो प्रोप्राइटरशिप है, वो पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कंपनी या LLP है, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो कंपनी का आपको पैन नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे आपके जो क्लाइंट है उनका पैन नंबर, अगर वो कंपनी है तो उनका CIN नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद ये पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपके जो क्लाइंट है उनकी अगर पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर HUF, तो उस डिटेल्स को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। हमारी जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है, तो हमने यहाँ पे फर्म मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये पूछता है कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस दिखाया है तो वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, अगर कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आप लोकल बॉडीज या बॉडीज कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं तो उनका एक्ट आपको यहाँ पे दिखाना होगा। अगर आप LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको यहाँ पे LLP एक्ट 2008 आपको शो करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपका बिजनेस एक्चुअल में कब कमेंस हुआ उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कंपनी है तो उनके पैन कार्ड के ऊपर जो डेट है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो उसके भी पैन कार्ड पे जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पे एज ए इनकॉर्पोरेशन लिख देनी है। उसके बाद जो आपके अपीलेंट है उनका एड्रेस, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ करना है कि उनका बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे ये है रिटेल सुपरमार्केट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर कोई क्लाइंट है जो ई-कॉमर्स में डील करता है तो आप यहाँ पे ई-कॉमर्स लिख सकते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट या फिर होटल इंडस्ट्री से है तो उस डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एनी अदर रेलेवेंट फैक्ट, यहाँ पे वो बातें आपको बतानी है जो बाकी फील्ड्स में कहीं भी नहीं लिख पाए, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, जो आप ट्रिब्यूनल को बताना चाहते हैं। जिसमें जैसे आप बता सकते हैं कि क्लाइंट जेन्यून है, रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं, एवरी मंथ GST के रिटर्न के साथ रिकंसिलेशन करते हैं। हो सकता है कि कुछ इश्यूज की वजह से अपील फाइलिंग में डिले हुई हो, केवल उसकी वजह से ऑफिसर ने बिना डॉक्यूमेंट चेक किए अपील रिजेक्ट कर दी। तो उस केस में क्या होता है कि आपको कम से कम 1 से 1.5 साल आपके क्लाइंट का खराब हो जाता है, जिसमें DRC 07 इश्यू होता है। फिर आप उसके सामने अपील फाइल करते हैं, अपील रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं। तो उस केस में क्लाइंट को फाइनेंशियली और मेंटली बहुत लॉस होता है। तो यहाँ पे जो अदर रेलेवेंट है वो आप ऐसा दिखाओ कि इन रेलेवेंट या इन फैक्ट्स को आप मद्देनजर रख के ऑर्डर अच्छे से अच्छे फेवर में सुनाएं। तो आप देखेंगे कि जो भी फैक्ट्स ऊपर आपने कहीं पे भी नहीं मेंशन किए हैं और आप चाहते हैं कि वो ट्रिब्यूनल इस बात पर ज्यादा गौर दे, तो उन फैक्ट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपील के पूरे फॉर्म के प्रोसेस को फिल करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक साथ इतना इनपुट देना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप अपने ड्राफ्ट को सेव कर लीजिए, और अगर आप वापस से GST80 पोर्टल पे आके लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपका ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो गया है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप इतनी सारी डिटेल्स कलेक्ट करना, एक साथ फिल करना हो सकता है पॉसिबल नहीं हो।
तो आप इन डिटेल्स को पार्ट में सेव करके आप जब भी वापस अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे सेव रहेगी। आप ड्राफ्ट के ऊपर टिक करके बाकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने भी ड्राफ्ट को सेव किया था, देखेंगे आप वहीं से वापस शुरू कर सकते हैं। हमने भी अदर रेलेवेंट फैक्ट में यही दिखाया कि क्लाइंट जेन्युइन है, वो टाइम टू टाइम ड्यू डेट से पहले अपने सारे रिटर्न्स फाइल कर देते हैं, बट कुछ फैमिली या फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसकी वजह से हो सकता है कि वो ऑर्डर का रिप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाए या फिर अपील में प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो इस बेस पे केवल उनकी अपील रिजेक्ट हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ अपने रेलेवेंट फैक्ट्स है जो ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए हैं। अब वो ट्रिब्यूनल से उम्मीद करता है कि इसे सही तरीके में लेके अच्छा फैसला सुनाया जाए। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट केस हिस्ट्री, जहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर और एक्शन किसके द्वारा लिया जा रहा है, उसकी ऑर्डर की डेट क्या थी, और ब्रीफ नरेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो आपका ऑर्डर है वो कब पास हुआ, उसमें कौन से पॉइंट्स के ऊपर ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है, फर्स्ट अपील में आप क्या डिस्प्यूट था जिसकी वजह से आपने उसको चैलेंज किया है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे ब्रीफ कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को ब्रीफ करते हैं, आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टिक कर सकते हैं, जिससे आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स में क्या इंफॉर्मेशन पुट करी है, कुछ इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं गई है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करके अगर आपको लगता है कि सब डिटेल्स सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप टिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अपीलेंट डिटेल्स। यहाँ पे जिन क्लाइंट की आप अपील फाइल कर रहे हैं उनकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। उनकी कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है, वो डिटेल्स को आपको यहाँ पे डाल के सेव के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऐड रेस्पोंडेंट। मतलब यहाँ पे आपको जिस ऑफिसर ने ओरिजिनल ऑर्डर आपको पास किया था उनका नाम, डेजिग्नेशन एंड उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। जनरली आप ऑर्डर डिटेल्स में जैसे ही एआरएन नंबर को सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे ऑर्डर की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। जनरली वही ऑर्डर डिटेल से इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो पिक होती है, बट बहुत सारे केसेस में यहाँ पे अगर डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो आपको जनरली जिन ऑफिसर ने आपको ओरिजिनल ऑर्डर इश्यू किया था उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पे आपको उन ऑफिसर की डिटेल डालकर सेव के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेस्पोंडेंट एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो भी आपने रेस्पोंडेंट ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अगर आप उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। अब हम 4 नंबर पॉइंट में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैसे ऐड कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल पर्सन है। अगर अपील आप किसी सीए, एडवोकेट, सीएमए या फिर सीएस से फाइलिंग करवा रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना होता है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको अगला टैब दिखेगा ऐड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आपको कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना होता है जो आपके बिहाफ पर ट्रिब्यूनल में केस लड़ता है। अगर आप खुद से ही केस लड़ना चाहते हो तो सर्च में इन पर्सन सर्च करके आप खुद को सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने अपीलेंट या फिर आपके जो क्लाइंट हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे और सर्च रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आप अगर क्लाइंट आपका खुद ही केस लड़ना चाहता है तो आपको यहाँ पे इन पर्सन को सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली इसके लिए कोई सीए, सीएमए, सीएस या फिर एडवोकेट हायर करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको उनका नाम सर्च करना होता है। अगर उनका प्री फाइल बना हुआ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पहले आपको उनको रजिस्टर करके ऐड करना होता है, फिर यहाँ पे आपको सर्च
करना होता है। सपोज आपने कोई सीए या एडवोकेट दक्षेश कुमार को हायर किया है, अगर उनके नाम का आगे का 3 डिजिट आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो उस नाम से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सीए, एडवोकेट, सीएमए जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हो सकता है कि एक ही नाम से 2 या 3 जन भी रजिस्टर्ड हो, तो मेक श्योर है कि आपको उनको सही से चूज करना है, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देखना है और उसके बाद ही आपको उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस करना है। अगर आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो उनका नाम यहाँ पे लिस्ट में नहीं आएगा। उसके लिए आपको पहले उनको रजिस्टर्ड करना होगा। तो यहाँ पे आपको सर्च रिप्रेजेंटेटिव करके अपने सीए या एडवोकेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और आप अगर चाहते हैं कि आप खुद से अपना केस लड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे INP आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे इन पर्सन आ जाएगा जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने किन किन को रिप्रेजेंटेटिव में ऐड किया है उनकी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने खुद को ही एज ए रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव ऐड हो गया है। अब यहाँ पे ये भी आता है कि जिन सीए या सीएमए को आप रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड रिप्रेजेंटेटिव लेटर आफ्टर फाइलिंग अपील, आप ये प्रोसेस से बाहर आके बाद में भी आप इनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस है जिसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। GST80 पोर्टल पर आप अपील फाइल करते हो और सर्च रिप्रेजेंटेटिव में सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए का नाम सर्च में नहीं आ रहा है तो उसे पहले ऐड रिप्रेजेंटेटिव करना होता है। कोई भी सीए या एडवोकेट जो आपके बिहाफ पर जाकर अपील फाइल करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें GST80 पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें अपना लॉगिन आईडी मिल जाता है, जिसके बाद आप उनको सर्च टैब में फाइंड करके आप उनको ऐड रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो GST80 पोर्टल पर किस प्रकार सीए या फिर सीएस या फिर एडवोकेट अपने को खुद से रजिस्टर कर सकते हैं उसके प्रोसेस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको GST80 पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर टैब के ऊपर टिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आए थे। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि अगर आप अपने क्लाइंट को एज ए रजिस्टर करना चाहते हैं तो एज ए टैक्स पेयर आप उसको चूज करेंगे। बट यहीं पे अगर आप सीए या फिर आप एडवोकेट हैं या फिर आप सीएस हैं तो आपको यहाँ पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर टिक करके आपको एज ए रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करते हैं आपके सामने ई फाइलिंग फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सब टाइप रिप्रेजेंटेटिव जो इस ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप एडवोकेट या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोस्ट अकाउंटेंट है, सीएस है या फिर रिटायर्ड एलिजिबल ऑफिसर ऑफ सीटीडी बोर्ड, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम आर यू रिप्रेजेंटिंग इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेना है। आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पिन कोड, आपकी जो लॉगिन आईडी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी होगी। मेक श्योर है कि आप यहाँ पे गलत तरीके से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऐड ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनका फोटो एंड आधार ओटीपी से उन डिटेल्स को सबमिट करके आपको वेरीफाई करना होता है। अगर आपकी सब चीजें प्रॉपर है तो ये वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको अपना एक लॉगिन आईडी मिल जाता है। उसके बाद आप ऐड रिप्रेजेंटेटिव टैब पर जाकर सर्च रिप्रेजेंटेटिव में कम से कम 3 अक्षर आप सर्च करेंगे। जो भी आपके सीए या एडवोकेट है अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो सर्च में उनका नाम आ जाएगा और आप उसे सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जितने भी नाम होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपके जो सीए या एडवोकेट है उनका क्या नंबर है वो नंबर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट के ऊपर आपको टिक कर देना है। आप अगर चाहते हैं कि मेरे एक या एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव हो जो इस केस को और स्ट्रॉन्ग
तरीके से लड़ सके। तो आप जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन को आपने ऑथोराइज करके रखा है। तो ये तो टैब था कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ही अपना केस लड़ूं तो आप इन पर्सन सेलेक्ट करके अपनी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब हम 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं। ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कितनी प्री डिपॉजिट देनी होती है और उसे लायबिलिटी के सामने कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ एग्जम्पशन मिली है तो उसको कहां पे शो करेंगे। इस प्री डिपॉजिट के पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंटेटिव बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड रिप्रेजेंटेटिव लेटर के ऊपर आप टिक करके आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं यहाँ पर आपको डिमांड डिटेल्स शो हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो ऑर्डर इश्यू हुआ है उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपका डिटरमाइंड अमाउंट कितना था DRC 07 में, APL 1 में कितना डिस्प्यूटेड अमाउंट था और APL 04 में वो कितना अमाउंट था। तो यहाँ पे हर स्टेज पे आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना था वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जब ऑर्डर इश्यू हुआ था उसके सामने आपने फर्स्ट अपील फाइल करी थी जिसमें आपने 10% प्री डिपॉजिट दिया होगा। उसके बाद अगर आप वापस से जीएसटी में ट्रिब्यूनल अपील फाइल करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिपॉजिट पे करना होगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट अपील करते हैं तब 10%, सेकेंड अपील आप जब करते हैं तो एडिशनल 10% आपको पे करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टैक्स का अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट अमाउंट कितना था और पेनल्टी अमाउंट कितनी थी। उसमें CGST कितना, SGST कितना, IGST कितना, अगर सेस की भी कुछ लाइबिलिटी है तो वो भी कितनी, और टोटल लाइबिलिटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब अगर आपने 10% फर्स्ट अपील के टाइम एंड 10% सेकेंड अपील के टाइम अगर आपने पे कर दी है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि डिमांड कंफर्म डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका 10% और एडिशनल 10% गवर्नमेंट को मिल गया जिस ऑर्डर के सामने आप अपील फाइल करना चाहते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट था कि डिमांड कंफर्म कि आपका जो DRC 07 इश्यू हुआ है, अपील 01 इश्यू हुआ है, अपील 04 इश्यू हुआ है, इन सब में जो आपकी डिमांड थी उसको आप कंफर्म करते हैं। उसके बाद डिमांड एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड, आप जितनी अमाउंट डिस्प्यूट हुई है उन अमाउंट्स को आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अगर आप पूरी की पूरी अमाउंट के अगेंस्ट आप जाना चाहते हैं कि मेरा कोई भी अमाउंट पेबल आना ही नहीं चाहिए तो आप सारी की सारी अमाउंट को आप एज ए डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगर आप उनमें से चाहते हैं कि 50% अमाउंट मैं एडमिट करता हूं तो आपको यहाँ पे अमाउंट एडमिटेड मतलब कितनी अमाउंट है जो आपके हिसाब से टैक्स या फिर आपको लाइबिलिटी आनी चाहिए थी जिसको आप एडमिट करते हैं वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो 10% प्री डिपॉजिट है वो केवल और केवल जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट होता है उसकी ही आपको पे करनी होती है। सपोज अगर हमारा डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट अराउंड 5,50,000 है तो हमने फर्स्ट अपील के टाइम 50,000 पे कर दी एंड सेकंड अपील के टाइम वापस से 55,000 हमने पे कर दी है, तब आप इस प्रोसेस से आगे जा सकते हैं। तो इन डिटेल को भी आप चेक करके सेव करेंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है अमाउंट एग्जम्प्टेड या फिर सेल्फ कैलकुलेशन करेक्शन। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या किसी कैलकुलेशन करेक्शन के कारण कुछ केसेस में छूट मिलती है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर वो डिटेल्स है तो आपको यस कर देना है, अगर वो डिटेल्स नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को नो करके सेव के ऊपर टिक कर देना है। जो अमाउंट एग्जम्पशन है वो बहुत कारण से हो सकती है। कुछ कैलकुलेशन करेक्शन हो उसकी वजह से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है कि आपको एग्जम्पशन ये लिमिट तक देंगे, या फिर कोर्ट में कुछ ऑर्डर आपको मिला हो जहां से हो सकता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिले, उनको भी आप अपलोड करके एग्जम्पशन ले सकते हो। तो मेक श्योर है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ एग्जम्पशन के डॉक्यूमेंट्स या फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे।
अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एग्जम्पशन और यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये सब चीज अगर आप सही से यहाँ पे पुट करेंगे तभी आपको इस चीज की एग्जम्पशन मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है कि आपका अपील रिजेक्ट हो जाए या फिर डिफेक्टिव हो जाए। तो मेक श्योर है कि ये सब चीज आप सही से फिल करें, उसके बाद ही आप आगे का स्टेप लें। उसके बाद अगर आपने 10% फर्स्ट अपील के टाइम एंड 10% सेकंड अपील के टाइम आपने पे कर दिया है तो आप यहाँ पे पेमेंट ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड के ऊपर टिक कर देंगे। ये अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और आपके जीएसटी पोर्टल से कंफर्मेशन लेगा कि आपने सारी प्री डिपॉजिट की अमाउंट पेड कर दी है, तब आप इस ऑप्शन से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मेक श्योर है कि आपने जो प्री डिपॉजिट पूरी पे कर दी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप टिक कर देंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में आप अगर भूल जाते हो कि आपने अगर 10% जो ट्रिब्यूनल अपील का एक्स्ट्रा पे करना है वो मुझसे पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा, पेमेंट रिक्वायर्ड इज नॉट कंप्लीटेड येट, अमाउंट पेंडिंग 56,115 रुपीज, डू यू वांट टू प्रोसीड विदाउट पेमेंट। अगर आप विदाउट पेमेंट प्रोसीड कर देते हैं तो सिस्टम ले भी सकता है, बट आपकी अपील डिफेक्ट हो जाएगी या फिर आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर है कि फर्स्ट ये पेमेंट करें, उसके बाद आप आगे का स्टेप लें। हमने इस केस में 10% प्री डिपॉजिट पहले से ही पे कर रखी थी। इन्होंने जीएसटी पोर्टल से कंफर्मेशन लिया और यहाँ पे एक मैसेज आया, प्री डिपॉजिट पेमेंट इज कंफर्म्ड, प्लीज प्रोसीड अपील फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया, आप आगे प्रोसीड कीजिए। 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जिसके बिना आप ये फाइलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उनका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, उनकी क्या फाइल साइज होती है जिनको आप अपलोड कर सकते हैं, और किस तरह आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को आधार ओटीपी से वेरीफाई करवाना होता है, उसके सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईलाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सब सीक्वेंस इन विच इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट टाइप ड्रॉप डाउन। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में सीक्वेंस दिया हुआ है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन द सीक्वेंस इन विच इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस में आपको सब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आ रहा है, प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट विथ प्रॉपर पीडीएफ बुक मार्किंग। यहाँ पे जो आप पीडीएफ अपलोड करेंगे वो प्रॉपर बुक मार्किंग के साथ अपलोड होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि इन केस ऑफ एनी शॉर्ट पेमेंट डन by user or in case of non-agreement with system calculated payment, user is requested to upload their calculation sheet and supporting document। हमने जो डिमांड डिटेल्स जहाँ पे आपको प्री डिपॉजिट का हमने बताया था कि आपको 10% एडिशनल प्री डिपॉजिट यहाँ पे करनी होती है। अगर आपके क्लाइंट ने वो पेमेंट नहीं किया और अपील फाइल करता है तो उस केस में आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है। और एक और वहां पे ऑप्शन था कि आपको अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एग्जम्पशन मिली है तो आपको प्रॉपर एग्जम्पशन और उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट उस एग्जम्पशन से मैच खाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन ओके है, अदरवाइज कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट में डिफरेंस निकलता है तो आपका पेमेंट पार्ट पेमेंट माना जाएगा या फिर आपने पेमेंट किया ही नहीं है, इस बेस पे आपकी अपील फाइल होगी। तो मेक श्योर है कि ये तीनों पॉइंट्स कि आपकी जो सीक्वेंस है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वो इस सीक्वेंस के हिसाब से हो, आपकी पीडीएफ प्रॉपर बुक मार्किंग हो और आपने पूरा पेमेंट आपने कर दिया है या फिर आपको कुछ एग्जम्पशन मिली है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ अपलोड करते हैं तो यहाँ पे एक अटेंशन का एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा है कि ओनली पीडीएफ फाइल कैन बी अपलोडेड, मतलब यहाँ पे आप केवल और केवल पीडीएफ की फाइल्स को ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फाइल फॉर अपलोडिंग शुड बी स्कैन्ड इन ग्रे स्केल विथ 300 डीपीएल, कि जो भी आपने पीडीएफ स्कैन करी है वो ग्रे कलर में होनी चाहिए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए और 300 डीपीएल के अंदर सेट होनी चाहिए।
उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस इन ईच अपलोडेड फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 250 पेजेस। यहाँ पे जो पेज की लिमिट है वो 250 पेजेस की दी हुई है कि 250 पेजेस से ज्यादा आपकी फाइल अपलोड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्प्लिट स्कैन फाइल इन डिफरेंट वॉल्यूम्स फॉर अपलोडिंग इफ सिंगल फाइल साइज इज ग्रेटर देन 50 MB। अगर आपकी फाइल की जो साइज है वो 50 MB से ज्यादा है तो आपको उसको स्प्लिट कर देना होगा। तो हमने सबसे पहले बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस सीक्वेंस में आपको अपलोड करने होते हैं, उनका फाइल फॉर्मेट क्या होता है और फाइल की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपने सब चीजें समझ ली है, अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड आप किस तरीके से करना है वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और हम ये भी कवर करेंगे कि आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं कि पीडीएफ होना चाहिए, फाइल का फॉर्मेट, फाइल आपकी ग्रे कलर में होनी चाहिए, 300 डीपीएल में होनी चाहिए, वो एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। आप सब पॉइंट्स आसानी से खुद से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको किस तरह फाइल को अपलोड करना है उसको हम सिंपली समझते हैं। यहाँ पे फाइल को अपलोड करने के 3 ऑप्शन दिए हैं: सबमिट विथ एक्सटर्नल डीएससी यूटिलिटी, सबमिट विथ एनआईसी डीएससी यूटिलिटी और सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी। इनकी गवर्नमेंट की जो डीएससी पोर्टल की यूटिलिटी आती है उनको आप डाउनलोड करके उनके थ्रू आप इनको सबमिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ आपकी सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए। मतलब क्लाइंट के नॉलेजेबल में होना चाहिए कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके बिहाफ पे तैयार किए हैं और अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल तरीका है सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय, डॉक्यूमेंट को कौन फाइल कर रहा है यहाँ पे आपको अपीलेंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट टाइप आता है यहाँ पे बोला था कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएं प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, तो आपको शुरू से लेके एक एक पॉइंट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आप जैसे अपील को सेलेक्ट करते हैं तो अपील के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको साइन अटैच करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो अपील के डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है, फिर आपको उसको अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपको एफिडेविट्स, एनेक्चर, वकालतनामा, पेमेंट रिसिप्ट, सब तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके आपको अपलोड करना है और उसको सेल्फ सर्टिफाई करके प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे जहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको आप चूज फाइल के ऊपर टिक करके यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ से आपको फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, ओपन के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन के ऊपर टिक करेंगे आपको पता है कि एक पहले एक डिस्क्लेमर आया था कि आपकी जो पीडीएफ की फाइल है वो ग्रे कलर में होनी चाहिए एंड 300 डीपीएल में सेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप पीडीएफ के फाइल को अपलोड करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ग्रे स्केल और 300 डीपीएल में कन्वर्ट कर देगा। आपको सिंपली उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और क्लोज के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी पे आपने टिक किया था, आपको डॉक्यूमेंट ई साइन करने के लिए आपको सिंपली ई साइन के ऊपर टिक करना होगा। जैसे ही आप ई साइन के ऊपर टिक करेंगे एंटर नेम एज पर आधार, यहाँ पे आपको सेम जो आधार में नाम है वह नाम आपको यहाँ पे पुट कर देना है। अगर आप यहाँ पे नाम में कोई भी तरह की मिसमैच या पे स्पेलिंग एरर करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ई साइन नहीं होगा। तो मेक श्योर है कि आपका नाम एज पर आधार यहाँ पे पुट करें, डिस्क्लेमर पे टिक करें और ई साइन के ऊपर आप टिक कर दें। तो ये आपको डायरेक्टली आधार पेज से लिंक करेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपका ओटीपी आता है वो ओटीपी डाल के यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर टिक करेंगे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेगा और यहाँ पे एक पॉपअप फिर से आ जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो पीडीएफ में किए हैं, ग्रे कलर में किए हैं, 300 डीपीएल में किए हैं, नंबर ऑफ पेजेस 250 पेजेस के अंदर होने चाहिए, आपकी जो फाइल की साइज है वो 50 MB के अंदर होनी चाहिए। ये सब चीज आपको मैंडेटरी पॉइंट्स बार बार यहाँ पे शो करेंगे। इसको आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आधार साइन डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपने जो
नाम दिया था वो नाम सही है, आपका आधार नंबर, आपने जो ओटीपी डाला है वो सब प्रोसेस आपकी सही है। अगर यहाँ पे कोई भी तरह का मिसमैच होगा तो यहाँ पे आधार साइन सक्सेसफुली नहीं आएगा। तो ये तब तक आपको करते रहना है जब तक आपका यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड नहीं हो जाते। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मोस्टली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एफिडेविट्स। ये क्या होता है कि अगर आपने जो फर्स्ट अपील है वो आपसे कोई कारणवश रिजेक्ट हो गई है, हो सकता है कि आप अपील में प्रेजेंट नहीं हो पाए, हो सकता है कि आपने डिले कर दिया अपील फाइलिंग करने में, तो उसका एक आप एफिडेविट बना सकते हैं कि क्लाइंट की जेन्युइन रीजन की वजह से ये सब ऐसा हो गया है। चाहे वो ऑर्डर DRC-07 इश्यू हुआ हो, वहां पे आप प्रेजेंट नहीं हो पाए हो, या ऑर्डर के सामने जो आपको अपील फाइल करनी थी उनमें आपने डिले कर दिया है, तो वो सब चीज आप एक ब्रीफ बना के एक एफिडेविट बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ्स या एविडेंस है तो उनका आप एफिडेविट करा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है वकालतनामा। अब ये ऑप्शन कब यूज आएगा कि अगर आपने कोई एड रिप्रेजेंटेटिव में कोई सीए या एडवोकेट या फिर कोई लीगल हायर को आपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या फिर उनकी वकालतनामा हो, वैसे एक फॉर्मेट में आपको एक डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करना होगा। अदरवाइज आप इस प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन केस अगर आपके क्लाइंट ने इन पर्सन अपील फाइल करी है या फिर वो खुद से अपना केस लड़ना चाहते हैं, तो उस केस में वकालतनामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिना इसके भी आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट खुद अपील के रूप में उपस्थित होते हैं तो एज ए इन पर्सन उनको अपील फाइल करना होगा। आप उसके साथ केवल सहायता करने, फाइलिंग संभालने, फैक्ट्स को समझाने और डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखने के लिए जा सकते हैं। तो व्यवहार में ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के साथ रह सकते हैं और उसकी तैयारी में पूरी मदद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप क्लाइंट को अच्छे से जानते हैं, बट हो सकता है कि आप सीए, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए नहीं हो, तो क्या आप अपनी अपील को फाइलिंग नहीं कर सकते हैं? तो उस केस में क्या होता है कि क्लाइंट खुद इन पर्सन रह के आप अपनी अपील को फाइल करते हैं और आप उनके साथ अपील में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ट्रिब्यूनल को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके साथ आएं और उनको केस समझाने के लिए आप उनके केस में पूरी मदद कर सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल अगर चाहता है तो इस चीज को वो अप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर है कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करना है। आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। ग्रे स्केल में पीडीएफ को अपलोड करना है, 300 डीपीएल के अंदर आपको पीडीएफ अपलोड करनी है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कैसे इनको कन्वर्ट करूं। अगर सिंपली आप यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके फाइल को ग्रे एंड 300 डीपीएल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, साइट की टेक्निकल दिक्कत हो या फिर वो फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मैनुअली गूगल पे जाके पीडीएफ कन्वर्टर या फिर इन टूल्स की सहायता से भी आप इस चीज को प्रोसेस करा सकते हैं और उन फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करके ई साइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर है कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सीक्वेंस में अपलोड करने हैं, उनकी प्रॉपर बुक मार्किंग होनी चाहिए, ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ई साइन नहीं होता है और आप उसके बिना ही यहाँ पे अपलोड करके आगे प्रोसीड कर देते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर है कि आप इनके प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से ही चलें। आप जिन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको लगता है कि अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप उन लिस्ट को देखकर बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ट्रिब्यूनल में अपील फाइलिंग की क्या चेकलिस्ट होती है, क्या इसे फिल करना कंपलसरी है, और आप चेकलिस्ट को प्रॉपर फिल नहीं करते हैं तो क्या एक्शन हो सकते हैं, इसे हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि आपकी अपील कंप्लीट है या नहीं। यही काम चेकलिस्ट के माध्यम से होता है। चेकलिस्ट केवल और केवल टिक मार्क लगाने के लिए नहीं होती है।
इसमें ट्रिब्यूनल आपसे पूछ रहा है कि आपने अपील सही तरीके से करी है। इसका उद्देश्य यह वेरीफाई करना होता है कि आपकी अपील ट्रिब्यूनल रूल्स के अनुसार पूरी तरह कंप्लीट है या फिर नहीं। ट्रिब्यूनल आपसे इतना ही पूछता है कि आपने चेकलिस्ट के थ्रू आपने अपनी अपील को सही तरीके से फाइल किया है या फिर नहीं किया है। तो सबसे मेन पॉइंट ये था कि चेकलिस्ट क्या होती है। तो चेकलिस्ट का ऑप्शन इसके लिए दिया है कि आपने अपनी अपील को सही तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिसाइडेड है उसके अनुसार आपने फाइल किया है या फिर नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कि चेकलिस्ट का पर्पज क्या है, मतलब ये चेकलिस्ट क्यों यहाँ पर इंसर्ट किया है। जब आपने हर टैब के अंदर डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, रिप्लाई सब चीज दे दी है तो फिर ये चेकलिस्ट यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। तो चेकलिस्ट का मेन पर्पज ये है कि सभी जरूरी ऑर्डर्स आपने अपलोड कर दिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील या फिर प्रेयर्स आपने डिफाइन फॉर्मेट के अंतर्गत आपने उनका रिप्लाई दे दिया है। प्री डिपॉजिट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आपने प्री डिपॉजिट दे दी है। आपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छी तरीके से ऐड करके सही रिप्रेजेंटेटिव को ही वहां से सेलेक्ट किया है। कोर्ट की फीस आपने डिपॉजिट कर दी है। डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है कि वो सीक्वेंस में होने चाहिए, पूरा पीडीएफ बुक मार्किंग के साथ होनी चाहिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उनका पर्पज यही है। तो ये चेकलिस्ट आपको एक एक पॉइंट्स को पढ़ के जो चीज आपने करी है उनको यस कीजिए। अदरवाइज आपको अगर लगता है कि हमने ये चीज फॉलो नहीं करी है या फिर ये चीज फॉलो नहीं हो सकती है तो आप उसको नो कर सकते हैं और आप आगे उसका रिमार्क भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेकलिस्ट में एक एक पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट कह रहा है हैज द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट बीन अपलोडेड विथ ए सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी। अगर आपकी जो अपील रिजेक्ट हुई है उसकी जो ऑर्डर की कॉपी है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दी है जो सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद हैज द ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर बीन अपलोडेड विथ ए सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी। आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है जिन्होंने ऑर्डर इश्यू किया उसकी कॉपी भी आपने यहाँ पे अपलोड कर दी है। हैव द इश्यूज अंडर डिस्प्यूट बिफोर द ट्रिब्यूनल बीन क्लियरली स्टेट इन द प्रेजेंट अपील। आपके जो इश्यूज थे जो ट्रिब्यूनल अपील होने से पहले आपने क्लियरली उनको मेंशन कर दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस है जिनको आपको पढ़ लेना है और आपको इनको चेकलिस्ट के अनुसार यस और नो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर रिमार्क डालना है तो आप उसका रिमार्क भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने इनको पढ़ा कि आपने सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए, आपने ऑर्डर की कॉपी अपलोड कर दी है, आपने अपील के जो फॉर्मेट्स हैं उन्हीं फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए हैं, आपने प्रॉपर पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ को बुक मार्किंग करी है, उनको सीक्वेंस में लगाया है। आपको जो ऑर्डर इश्यू हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है या फिर अदर देन लैंग्वेज में कोई यूज हुआ है तो उसको आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपने प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए हैं उनके प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। पीडीएफ की जो लेंथ और साइज है वो आपने उन्हीं लेंथ और साइज के अंदर ही अपलोड किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप खुद पढ़ेंगे और अपने ऑर्डर और रिप्लाई के हिसाब से उनको यस और नो कर सकते हैं। आप अगर उनमें कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो रिमार्क आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स बीन अपलोडेड विथ करेक्ट इंडेक्सिंग इन ए सिंगल पीडीएफ। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो इंडेक्सिंग के साथ उस सिंगल पीडीएफ में आपने अपलोड किए हैं। तो हमने लिखा है यस और उनका डिटेल भी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने जो आपकी सीक्वेंस थी उसी सीक्वेंस के हिसाब से हमने सारी पीडीएफ बनाई है और सेपरेटली सब पीडीएफ को ई साइन करके अपलोड कर दिया है। इसी तरह आपको किसी में भी रिमार्क डालना हो तो आप रिमार्क डाल सकते हैं और इस चेकलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। मेक श्योर है कि अगर आपने चेकलिस्ट में कोई भी ऐसे पॉइंट्स को गलती से शो कर दिया है तो हो सकता है कि इस बेस पे आपकी अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। तो प्रॉपर आप पढ़ें और आप अपने केस के हिसाब से इन ऑप्शंस को चूज करें। 8 नंबर पॉइंट पे आते हैं। इसमें हमने बताया कि ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कोर्ट फीस क्या होती है और ये कितनी अमाउंट हो सकती है, इसे पे करना जरूरी होता है। और अगर कोर्ट फीस में 0 रुपए आ रहे हैं
तो मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि कोर्ट फीस, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्री डिपॉजिट और कोर्ट फीस एक ही है, जबकि ये दोनों सेपरेट हैं। कोर्ट फीस होती क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। यह फीस मोस्टली डिस्प्यूटेड अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होती है और पोर्टल पर ऑटो पॉपुलेट होती है। उसी के बेस पर आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। यहाँ पे यह समझना है कि प्री डिपॉजिट आपका जो 10% है वो सेपरेट हो गया है, और कोर्ट फीस जो आपके डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट के ऊपर ऑटो कैलकुलेट होती है वो अमाउंट अलग हो गई है। यहाँ पे आपको दोनों ही अमाउंट को पे करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने प्री डिपॉजिट पे कर दिया, कोर्ट फीस को आपने छोड़ दिया तो आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट को प्रॉपर इसकी फीस नहीं मिली है। तो मेक श्योर है कि प्री डिपॉजिट और कोर्ट फीस अलग अलग होती है। आपको यहाँ पे कोर्ट फीस टैब के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस टैब के ऊपर टिक करते हैं, यहाँ पे आपको पेबल अमाउंट शो हो जाएगी जो ऑटो पॉपुलेट होके आती है। योर रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड 6,000 रुपीज। अभी तक हमने इस फीस का पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे टोटल रिमेनिंग अमाउंट भी उतनी ही शो हो रही है। यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि पहले तो कोर्ट फीस क्या होती है वो हमने समझ ली। अब कोर्ट फीस को किस तरीके से पे करना है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके अमाउंट आ गई है। यहाँ पे देखो एक रेड कलर में हाईलाइटेड नोट आया, इफ योर पेमेंट इज नॉट प्रोसीड इन 72 आवर्स द ऑप्शन टू प्रोसीड शैल बी इनेबल्ड एंड पेमेंट वेरिफिकेशन विल हैपन एट सिक्योरिटी स्टेज। अगर आपका पेमेंट 72 आवर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो ये आपका सिक्योरिटी स्टेज पे जा सकता है। तो मेक श्योर है कि आप इसका पेमेंट कर दें, और उसका जो काउंटर फॉइल आता है उसको आप कहीं पे सेव रखें। जैसे हमारे केस में दिखा रहा है कि हमने 6,000 का पेमेंट कर दिया है, बट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट इज इन प्रोग्रेस। तो मेक श्योर है कि 72 घंटे के पहले आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाना चाहिए। तो आप पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और दूसरा भारत कोष ऑफलाइन। यहाँ पे आप भारत कोष में जाके आप अपने पेमेंट को जमा कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली यहाँ से उस अमाउंट को फैच करवा कर अपने पेमेंट को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ पे ऑनलाइन नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप अपने पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट को चूज किया है। ऑनलाइन के ऊपर आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर आपको टिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टैब के ऊपर टिक करेंगे, आपको अपने क्लाइंट की डिटेल्स, उनका एड्रेस और उनकी जो पर्पस डिटेल है कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ से बिलोंग करता है, उनका डीडीओ नेम एंड क्या पर्पज है और कितनी अमाउंट आपकी आ रही है, उस अमाउंट को यहाँ पे शो करता है। आपको इसे चेक करके कंफर्म कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे पेमेंट गेटवे ओपन हो गए हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई की सहायता से आप अपने पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली आप क्यूआर को स्कैन करके भी आप अपने पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, यहाँ पे सारी डिटेल्स उसकी यहाँ पे शो हो जाएगी, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट और आपकी पेमेंट की डेट, आपने मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से आपने पेमेंट किया है, और ट्रांजैक्शन का स्टेटस यहाँ पे सक्सेस आ गया है। इसका मतलब आपका पेमेंट सेटअप उनको मिल गया है। अब आप इसको प्रोसीड टू फाइनल सबमिट के ऊपर टिक कर सकते हैं। तो ये था कि कोर्ट फीस जो प्री डिपॉजिट और कोर्ट फीस दोनों में डिफरेंसेस बताती है, इसको आप किस तरीके से पे कर सकते हैं वो चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अमाउंट की जगह 0 रुपए भी लिख के आ जाता है। तो उस केस में आपको चेक करना है कि आपने जो डिस्प्यूटेड अमाउंट या फिर जो आपकी ऑर्डर में टैक्स लायबिलिटी है वो आपने कहीं पे रॉन्ग तो एंटर नहीं कर दी है। उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो कोर्ट फीस है वो 0 रुपए शो हो रही है। तो मेक श्योर है कि पहले आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही आप अपने आगे के स्टेप पे प्रोसीड करें, क्योंकि जब तक आप कोर्ट फीस का पेमेंट नहीं करेंगे हो सकता है कि आपकी अपील पेंडिंग में खड़ी रहे। तो जब तक आप पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा, तब तक आपका अपील आगे प्रोग्रेस के लिए नहीं जाएगा। तो मेक श्योर आप अपना कोर्ट फीस को टाइम से पहले पे कर दें। अब हम 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं,
जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है, फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ अपील। लास्ट में हम अपील के पूरे ड्राफ्ट का फाइनल प्रीव्यू और किस तरीके से अपील का फाइनल सबमिशन होगा उसे हम यहाँ पे समझेंगे। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से अपील ऑफिशियली चेक होकर सबमिट होती है। तो इसको हम चेक किस तरह करते हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे ही आप कोर्ट फीस का पेमेंट कर देते हैं, आप फाइनल प्रीव्यू के ऊपर आ जाते हैं। इस स्टेज पर पोर्टल हमारी पूरी अपील फाइल का जो फाइनल प्रीव्यू होता है उसे दिखाता है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है कि आपकी कंपनी की डिटेल्स, रेस्पोंडेंट की डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स, आपकी जो ऑर्डर जिसके सामने आप अपील फाइल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स, प्री डिपॉजिट की अमाउंट, कोर्ट की फीस और जो डॉक्यूमेंट्स और एनेक्सर आपने अपलोड किए हैं उन सब चीज को आप एक बार वेरीफाई कर लें कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में है और प्रॉपर सीक्वेंस में है। अगर किसी भी जगह कोई गलती दिखे तो आप बैक जाकर उस गलती को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये फाइनल प्रीव्यू बहुत ही काम की चीज है। यहाँ पे आप अपने सारे जो अपील के ड्राफ्ट है उसको एक ही जगह पे देख के कहीं पे भी मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज आप इस प्रोसेस को आगे ले जा सकते हो। उसके लिए आपने सभी डिटेल्स को अगर आपने चेक कर लिए तो आपको एक नीचे वेरिफिकेशन पार्ट आता है कि आपके जो क्लाइंट है कौन सी डेट को, कहाँ से और उनका क्या स्टेटस है जो अपील को फाइल कर रहे हैं। उसके साथ उनको एक यहाँ पे फाइल भी अपलोड करनी होती है। यहाँ पे वापस से वही ऑप्शन आए हैं जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स टैब पे जो ई साइन किए वही ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे सिंपली सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी को यूज करके यहाँ पे अपनी फाइल को चूज करके इस अपील को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि यहाँ पे चूज फाइल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा इनपुट नहीं है कि कौन सी फाइल हमको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड पीडीएफ आप करेंगे, आपके सामने पूरा आपने जो अपील किया है उसका ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा। आपको वही फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है, उसे ई साइन करवा कर यहाँ पर आपको फिर से अपलोड कर देना है। जैसे ही आप फाइल को चूज करेंगे, यहाँ पे एंटर नेम एज पर आधार, उसके बाद आपको आधार नंबर पुट करना है, ओटीपी डालना है और आपकी जो फाइल है उसको ई साइन कर देना है। जैसे ही आप आधार ओटीपी से सक्सेसफुली ई साइन कर देते हैं, यहाँ पे एक मैसेज देखेंगे, आधार डॉक्यूमेंट हैज बीन डिजिटली साइंड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपकी ये फाइल अब सबमिट होने के लिए तैयार है। आपको अगर वापस से चेक करना है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्यू के ऊपर भी टिक करके अपनी फाइल को देख सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर टिक करेंगे, जीएसटी 80 डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अपील ट्रिब्यूनल में फाइल करी है वो आपने पहले से कहीं दूसरे कोर्ट में या फिर कहीं और जगह फाइल नहीं करी है, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं इज ड्रॉन फेथफुली, मतलब आपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपके हिसाब से सही है और करेक्ट है। अगर आपको ये डिक्लेरेशन सही लगता है तो आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप यस के ऊपर टिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म जीएसटी APL 02A पार्ट ए आपके सामने आ जाएगा, जो एक्नोलेजमेंट फॉर सबमिशन ऑफ अपील है। कि मतलब यहाँ पे आपने जो अपील फाइल करी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहाँ पे लिखा है कि योर अपील हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड अगेंस्ट ARN नंबर, जो APL 02 से आपने ARN नंबर दिया था उसके सामने आपकी अपील फाइल हो गई है। उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, टाइम ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग प्रोविजनल एक्नोलेजमेंट नंबर, कहाँ पे अपील फाइल हुई थी, आपने कोर्ट की फीस या फिर अपील की फीस आपने कितनी पे करी, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सब डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक पॉपअप भी आया है कि ई फाइलिंग विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट बाय GST 80। कि अगर आपने प्री डिपॉजिट, कोर्ट फीस ये सब आपने भर दी है तो डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपकी अपील सबमिट मानी जाएगी। अगर सब डिटेल्स आपकी ओके है, सब पेमेंट्स आपके ओके हैं, तब आपकी अपील कंप्लीट हो गई है, ऐसा आप मान सकते हैं। आप यहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वापस से आप पोर्टल को लॉगिन करके यहाँ पे डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो ड्राफ्ट था आपने ई फाइल
सक्सेसफुली कर दिया है, तो यहाँ पे आपका जो केस है वो ई फाइल्ड केसेस के ऊपर आ गया है और आपने एक पेमेंट ऑनलाइन भी किया है। जो आपने अपील फाइल करी है उसकी प्रोसेस को यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, उनमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं, और आपके जो प्रॉपर ऑफिसर का नाम था वो क्या था वो सब डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने टोटल 9 पॉइंट्स को कवर किए हैं। हम एक ही पॉइंट के अंदर पूरी वीडियो को बना सकते थे, लेकिन उससे आपको इसके प्रोसेस को क्लियरली समझ नहीं आता। इसके लिए हमने सभी पॉइंट्स के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाई है ताकि एक एक पॉइंट्स को हम बारीकी से आपको समझा सके। अगर आपने ये वीडियो को अच्छी तरीके से पूरी देखी है बिना स्किप किए, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप इस अपील के प्रोसेस को खुद से कर सकते हैं। तो ये एक अपील का स्टार्टिंग से लेके पूरा फाइनल सबमिशन तक जो प्रोसेस था मैंने खुद से किया है, और जहां जहां पे मुझे प्रॉब्लम्स आई है उन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे हल करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी हो सकती है कि आपकी प्रॉब्लम्स कुछ डिफरेंट हो, तो आप हमें मेल करके या फिर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ट्रिब्यूनल में जो डेट एक्सटेंड हुई है उसका सभी फायदा ले सके। अगर किसी ने अभी तक अपील फाइल नहीं करी है तो ड्यू डेट के पहले अपनी अपील को फाइल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।